हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 का, वही क्लास 7th का जो चल रहा था हमारा, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ये पार्ट 2 है। अगर आपने भी पार्ट 1 देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो। तो हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं हम्पी के बारे में। देखो, ये जितने भी ये आपको एक पर्टिकुलर स्क्वायर से रेक्टेंगल में दिख रहा है ना, ये देखो हम्पी, यहाँ पे सूरत और मसूलीपट्टनम, हम इनके बारे में स्पेशली पढ़ने वाले हैं कि ये इलाके कैसे पॉपुलर थे और कैसे फिर धीरे धीरे कम हुए, कैसे बढ़े और फिर कैसे कम हो गए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें हम्पी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। यानी कि थोड़ा सा विजयनगर कौन थे विजयनगर, आपने देखा होगा कि सब टीवी पे एक शो आता है तेनालीरामा करके, तो वो राजा विजयनगर के हैं। तो उन्हीं की यहाँ की बात हो रही है। ठीक है, कृष्णदेव राय के यहाँ की। तो कृष्णदेव राय बहुत ही पॉपुलर थे और इनके टाइम पे बहुत ही समृद्ध था सब चीज़, प्रॉस्पेरस था सब चीज़। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह थी हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी एक तरह से कह सकते हो। आसपास देखो, यहाँ कृष्णा नदी भी है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के जो बेसिन है, बेसिन क्या होता है, जब नदियाँ आती हैं तो अपने साथ मिट्टियाँ लेके आती हैं, और जब वो मिट्टियाँ लेके आती हैं उन मिट्टी से घाटी तैयार होती है। उस घाटी को क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो वो जो घाटी है, यानी कि कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी से ये जो मिट्टी बनी है हम्पी की यहाँ की, तो ये काफ़ी उपजाऊ भी है एक तरह से। बट हम एग्रीकल्चर नहीं, हम व्यापार की बात करने वाले हैं यहाँ पे। आसपास का आप जगह देख लो, फिर भी गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर, ये मैं अभी क्यों बता रही हूँ, आपको देखने को मिलेगा कि इन लोगों ने मिलके बाद में हम्पी पे कब्जा कर लिया था, इस तरह से युद्ध किया था। तो इसलिए आप यहीं देख लो, गोलकुंडा ये रहा, बीदर ये रहा, बीजापुर ये रहा। ठीक है, बाकी हम और भी ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं आगे। तो चलिए चलते हैं। अगर हम हम्पी की बात करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, शानदार वहाँ का आर्किटेक्चर है। कैसे, एक तो हमने दिखा दिया कि कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बेसिन पे है। विजयनगर साम्राज्य का न्यूक्लियस माना जाता है। न्यूक्लियस मतलब केंद्र बिंदु, जहाँ से मेन चीज़ें काम वगैरह होता है और जहाँ पे व्यापार वगैरह मेन था। कब फाउंड हुआ था ये, 1336 में, यानी कि 1336 के टाइम पे काफ़ी डेवलप था, ये स्टार्ट हुआ था ये डेवलप होना। जो हम्पी था वो वेल फोर्टिफाइड सिटी थी, यानी कि फोर्टिफाइड यानी कि किलेबंदी हो रखी थी, चारों तरफ किले थे, किले की ऊंची ऊंची दीवारें थीं चारों तरफ। तो ये वेल फोर्टिफाइड था। ठीक है, कोई सीमेंटिंग एजेंट नहीं था, जैसे आज हम सीमेंट यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे कुछ बन रहा होता है तो सीमेंट घोल के लाते हैं और ईंट लगाते हैं, फिर सीमेंट से चिपकाते हैं, फिर ईंट लगाते हैं। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे नहीं था, कोई ऐसा चीज़ नहीं थी। तो क्या चीज़ थी, इनकी टेक्निक थी किसकी, इंटरलॉकिंग की, कि ईंट को इस तरह से लॉक कर दिया जाता था एक दूसरे में कि वो स्ट्रक्चर ही उनका ऐसे बन जाता था कि कोई और चीज़ उन्हें जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। और इस इंटरलॉकिंग की वजह से सबसे ज़्यादा फायदा होता था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते थे। अब देखो, जैसे आपने मेसोपोटामिया वाले चैप्टर में भी शायद देखा होगा, तो ऐसे मान लो एक ईंट का स्ट्रक्चर ऐसा है, दूसरी ईंट का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये वाली ईंट जो है वो इस वाली ईंट में फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आगे की तरफ भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए होंगे। तो इस तरह से इंटरलॉकिंग पैटर्न से क्या था, बिना किसी सीमेंटिंग चीज़ के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंध जाती थी और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता था। यहाँ पे क्या एक वॉच टावर है, कहाँ का है, हम्पी की एक टूटी हुई दीवार पे से आपको क्या दिख रहा है, वॉच टावर दिख रहा है वहाँ का। ठीक है, जस्ट आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है कि कैसे स्ट्रक्चर थे। और हम बाकी देखते हैं अ फोर्टिफाइड सिटी। देखिए, अब हम जो पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं, जो बॉक्स पढ़ने वाले हैं, उसमें एक कंट्री का नाम दे रखा है पुर्तगाल। ठीक है, मतलब पुर्तगाजी। जो पुर्तगाजी होते हैं वो इस देश के होते हैं, पुर्तगाली के। वो यहाँ का ट्रैवलर था जो अब बात करने वाला है, जिसकी हम बात पढ़ने वाले हैं, जो कि इंडिया आया था और इंडिया के हम्पी के बारे में बताता है कि जब वो एंटर करता है तो वो जो गेट है ना, जहाँ से गोवा वाले लोग एंटर करते हैं हम्पी में, ठीक है, वो वाला गेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और किलेबंदी हुई पड़ी है। ठीक है, साथ में जब हम आगे जाते हैं इसके, तो हमें चारों तरफ क्या देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, जो कि फ्लैट रूफ की होती हैं। इनकी छत उनकी ऐसी नहीं होती जैसे आपको झोपड़ी वाली पुरानी देखने को मिलती थी, अब फ्लैट छतें दिखती हैं। ठीक है, तो स्पेशली आपको मैप दिखाना था कि पुर्तगाल कहाँ है। देखो, तो ये हमने पैराग्राफ देख लिया है कि वो गेट था। पुर्तगाली जो ट्रैवलर था कौन, डोमिंगो पायस। ठीक है, इसकी हमने बात करी थी, वो डोमिंगो पायस की, जो किंग के यहाँ जब आया था तब उसने फोर्टिफाइड पूरा वॉल, दीवारें वगैरह देखी थी, टावर्स देखे थे, जो शहर था। ठीक है, दीज वॉल्स आर नॉट लाइक दूज ऑफ अदर सिटीज़। अलग दूसरी सिटीज़ की तरह वहाँ की वो नहीं थी वॉल्स, अलग तरीके थी, बहुत स्पेशल थी, ब्यूटीफुल रो में बिल्डिंग वगैरह थी। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे जब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की, हम्पी का जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, सुंदर था, डिस्टिंक्टिव था, अलग था। कई बार जो रॉयल कॉम्प्लेक्सेस थे, यानी कि जो राजा के रिलेटेड जो चीज़ें बनती थी या फिर जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती थी, वो स्प्लेंडेड, शानदार होती थी, शानदार आर्क से बनी हुई होती है। आर्क क्या है, जो आपने रूलर्स और बिल्डिंग वाले चैप्टर में देखा था ना, कि ऐसे आर्क होती है, जो सर्कल का
जो उस कर्व वाला पार्ट होता है उसे आर्क कहते हैं ना, तो उस डिज़ाइन में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। डोम्स मिलेंगे यानी कि जो ऊपर के गुंबद होते हैं, पिलर्ड हॉल यानी कि पिलर के सारे खड़े हुए आपको हॉल मिलेंगे। इसके अलावा उनमें आपको कुछ आले दिखेंगे। आले क्या होता है, दीवार में पहले ना कुछ छेद कर देते थे, लाइक सामान रखने के लिए आले रख देते थे, तो ऐसे आले भी हैं वहाँ पे जिससे उसके ऊपर मूर्तियाँ वगैरह रखी जा सके, कोई भी स्टैचू वगैरह रखा जा सके। जितने भी उनके और चार्ट वगैरह होते थे, वो गार्डन्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान थे कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, सब कुछ प्लान कर रखा था। इसके अलावा जो पैटर्न का डिज़ाइन था यानी कि मूर्तियों का जो डिज़ाइन था वो बहुत ही अच्छा था, जैसे लोटस और कॉर्बल्स का उस पर डिज़ाइन होता था। ठीक है, तो इन सब के डिज़ाइन थे। जब 15th to 16th सेंचुरी में जो हमारा ये था क्या, हम्पी वाला था, वो हम्पी अपने चरम पे था, अपने हाईएस्ट लेवल पे था। तो कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटी वहाँ पे बहुत सारी होती थी। वहाँ पे व्यापार स्पेशली कौन करते थे, वहाँ पे व्यापार स्पेशली मुस्लिम जो मर्चेंट्स थे वो पॉपुलर थे व्यापार के लिए। जो चेटीज़ थे वो जो एजेंट्स थे यूरोपियन ट्रेडर्स के, लाइक पुर्तगीज़ जो अभी हमने मैप में देखा। ठीक है, इन लोगों ने क्या कर रखा था, हम्पी की मार्केट को बहुत अच्छे से भर रखा था। एक तो मुस्लिम मर्चेंट यानी कि मुस्लिम व्यापारी, चेटीज़ वहीं के लोग, ठीक है, एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पुर्तगीज़ यानी कि जो यूरोप से आए हुए थे ना क्या करने, व्यापार करने, स्पेशली पुर्तगीज़ हैं, इसमें नेम मेंशन कर रखा है जो अभी आपने मैप में देखा कि वहाँ से लोग आए थे इंडिया में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या, अब देखो यहाँ की बात की जा रही है कि जब विजयनगर रूलिंग थी तो उस टाइम बिल्डिंग्स और टैंक्स बहुत सारे बनाए गए थे। इसके अलावा एक अनंतराज टैंक था, अनंतराज सागर टैंक, जो कि 1.37 किलोमीटर लंबा था। इसके अलावा क्या बताया गया कि मालदेवी जो रिवर थी उसके ऊपर डैम था एक बहुत ही बड़ा। कृष्णदेव राय ने क्या किया था, बड़े बड़े स्टोन के एम्बैंकमेंट बनाए थे यानी कि कुछ नालियाँ निकलवाई थी स्टोन से बनाई हुई, जिससे कि एक पॉन्ड का काम कर सके, ये एक कैनाल की तरह काम कर सके। ठीक है, चैनल की तरह काम कर सके कि उसमें पानी आए और पानी आगे फिर किसके लिए, इरिगेशन वगैरह के लिए मदद कर सके। और एक्वेडक्ट्स के थ्रू क्या होता था, चैनल से पानी जाता था। तो ये पानी का स्पेशली था, पानी का आपको क्वेश्चन भी आएगा तो आपका स्पेशली आंसर यही है कि विजयनगर में टैंक कैनाल्स थे। आप एग्जांपल दे सकते हो अनंतराज सागर टैंक का। ठीक है, डैम थे। इसके अलावा एम्बैंकमेंट बनाए थे दो पहाड़ियों के बीच में, जिससे कि बीच का रास्ता बनाया जा सके, यहाँ से पानी का फ्लो आ सके नीचे। और एक्वेडक्ट चैनल्स तो थे ही जिससे कि इरीगेशन हो सके। इसके अलावा अब आप टेम्पल की बात करोगे तो बहुत ही पॉपुलर चीज़ है ये, आप 12th क्लास में भी इसके बारे में और डीपली पढ़ोगे कि क्या था, एक कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी कुछ, जैसे टेम्पल्स के अंदर एक जगह होती थी स्पेशली जहाँ पे देवदासीज यानी कि जो टेम्पल डांसर्स होती हैं वो डांस कर सकते हैं। डांस के लिए एक स्पेशल जगह होती थी जो कि स्पेशली जो देव देवता है, जो रॉयल्टी है यानी कि वो कितने बड़े हैं, जो शासक का एक शान की बात होती है ना, तो वो बहुत सारे पिलर से बना हुआ हॉल था जो कि विरूपाक्षा टेम्पल था। विरूपाक्षा यानी कि एक शिव जी के नाम को कहा गया है, शिव जी को विरूपाक्षा भी कहते हैं, तो एक शिव जी का फॉर्म है विरूपाक्ष। तो उनके मंदिर में है कि एक जगह भी है जहाँ पे देवदासी यानी कि टेम्पल डांसर्स डांस कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस इनका फेस्टिवल होता है महानवमी, जैसे आप नवरात्रि मनाते हो ना और माँ दुर्गा की पूजा करते हो, तो ऐसे ही यहाँ का फेस्टिवल है महानवमी, जो कि साउथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नवरात्रि की तरह। ठीक है, मतलब जैसे नवरात्रि उसी का ही दूसरा नाम समझ लो ये। तो हम्पी में बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट होता था। क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है वहाँ पे एक महानवमी प्लेटफॉर्म के बारे में कि वो कैसा था कैसा नहीं था, ये भी आप 12th में बहुत डीपली पढ़ने वाले हो। तो महानवमी प्लेटफॉर्म पे होता क्या था, राजा बैठता था, राजा जो गेस्ट आते थे उनसे मिलता था। ठीक है, जो उनके लिए त्योहार वो मतलब तोहफे वगैरह लाते थे वो लेता था। इसके अलावा डांसर्स का डांस देखता था, इसके अलावा म्यूजिक परफॉर्मेंस देखता था, इसके अलावा रेसलिंग करता था, वो रेसलिंग के दाव देखता था कि मैच चल रहे थे वो मैच देखता था। तो महानवमी प्लेटफॉर्म स्पेशली नाम पड़ा क्योंकि महानवमी जो देवी हैं और जो पूरा इनका कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पे स्टोन चैरियोट है यानी कि पत्थर का रथ है विट्ठल मंदिर में, हम्पी में जो विट्ठल मंदिर है वहाँ पे का क्या है, वो है रथ है किसका, पत्थर से बना हुआ। इसके अलावा अगर आप बात करें हम्पी फिर कैसे गिरा, हमने देखा ना, उठने की बात करेंगे और फिर गिरने की बात करेंगे। तो ये गिरा कैसे, लगभग विजयनगर साम्राज्य जब हार गया था 1565 में, ठीक है, तब दक्कनी सुल्तान ने हरा दिया था 1565 में इन्हें, तो वो हार गए। उसके बाद ही हम्पी भी धीरे धीरे ख़त्म, मतलब एक तरह से उसकी शान ख़त्म होने लगी। तो ये दक्कनी सुल्तान थे कौन, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बैरार और बीदर के लोग। मैंने अभी आपको मैप में स्टार्टिंग में दिखा दिया, तो गोलकुंडा साइड में था। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि आपका हम्पी यहाँ पे है तो गोलकुंडा यहाँ था, ऐसे ऐसे आसपास के इलाके थे, इन लोगों ने ही इसे हरा दिया। ठीक है, जिसकी वजह से फिर हम्पी का जो पूरा एक तरह से अपना खुद का शासक वो था, अपना खुद का रुतबा था, वो ख़त्म हो गया।
चलिए अब हम बात करते हैं गेटवे टू द वेस्ट, सूरत, यानी कि वेस्ट को जाने के लिए एक रास्ता था सूरत। जैसे आप गुजरात में देखोगे तो यहाँ पे आपको सूरत देखने को मिलेगा। तो वेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, इससे अभी हम मैप में स्पेशली भी देखने वाले हैं। तो मुगल पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था स्पेशली। इसके अलावा कौन सी और जगह थी, काम्बे जो आज का खंबात है, और इसके अलावा अहमदाबाद, ये भी पॉपुलर होते जा रहे थे। ये ट्रेड का गेटवे क्यों कहते थे, क्योंकि इससे रास्ता जाता था सीधा वेस्ट एशिया के लिए, कहाँ से होते हुए, गल्फ ऑफ ओरमाज से होते हुए, और खासकर इसे मक्का के लिए भी रास्ता समझते थे। अब एक बार मैप में देख लेते हैं क्या है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। देखो पहले कि यहाँ पे कि सूरत कहाँ है, सूरत यहाँ है, और देखो समुद्र के किनारे, तो यहाँ से वेस्ट की साइड तो जा ही जा सकता है, वेस्ट की साइड है ये, ठीक है। तो काफ़ी सारा व्यापार वेस्ट में होता था। अब एक बार हम वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं कि कैसे वेस्ट में व्यापार होता था। देखो अब आप वर्ल्ड मैप की बात करो तो क्या था कि इससे सूरत हमारा यहाँ पे है, ठीक है। सूरत से व्यापार कहाँ पे होता था, यहाँ पे होते हुए, जो गल्फ ऑफ अमराज है ना वो यहाँ है, जो गल्फ ऑफ ओरमाज है यहाँ से होते हुए कहाँ जाता था, पूरा वेस्ट एशिया में। एशिया आपको पता है ये वाला एरिया है पूरा एशिया का, और वेस्ट एशिया मतलब यहाँ पे, तो ये वाला जो पूरा एरिया था यहाँ से होते हुए जाता था यहाँ पे सामान, ठीक है। इसके अलावा सूरत से कहाँ जाता था, यहाँ सूरत में जो बनने वाला सामान था, इसकी मार्केट और कहाँ कहाँ थी, इसकी मार्केट आपको यहाँ एशिया में देखने को मिलेगी, अफ्रीका में देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे पूरा कि यहाँ से लोग आए, फिर आप पढ़ोगे अभी कि डच लोग आए थे, इंग्लिश लोग आए थे, ठीक है, और पुर्तगाल आए थे। तो पुर्तगालीज तो मैंने आपको दिखा दिया था यहाँ है। डच लोग कहाँ थे, जर्मनी में, यहाँ पे जो मैंने आपको डॉट अभी बनी है ना, यहाँ पे दूसरी कलर से दिखाती हूँ एक बार, कि देखो जो यहाँ पे वाली डॉट है ना, ये जर्मनी वाला इलाका, यहाँ पे डच लोग रहते थे। इसके अलावा इंग्लिश लोग कहाँ रहते थे, इंग्लैंड वाली साइड रहते थे। तो स्पेशली हमारा क्या मतलब है कि हाँ सूरत से व्यापार कहाँ तक होता था, इस वाले एरिया में, यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा इसे गेटवे ऑफ मक्का क्यों कहते हैं, क्योंकि मक्का यहाँ पे पड़ता है, और मक्का किस लिए फेमस है, मुस्लिम्स का बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है ये। तो यहाँ से ही शिप से लोग जाते थे मक्का में पूजा करने, तो ये गेटवे ऑफ मक्का भी था, ठीक है। ओरमाज, ये ओरमाज कहाँ है, ओरमाज यहाँ पे, ये जो गल्फ है ना, यहाँ से होते हुए ये है गल्फ ऑफ ओरमाज, और यहाँ से व्यापारी के लिए जो सामान था व्यापारियों का वो यहाँ जाता था और यहाँ जाता था। तो आई होप कि आपको मैप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो देखो अब आप यहाँ पे हमने ये देख लिया कि किस तरह से क्या होता था कि यहाँ पे पुर्तगीज आए व्यापार करने, डच लोग आए, इंग्लिश लोग आए, ठीक है। इन्होंने अपना क्या किया, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई, वेयर हाउस यानी कि माल गोदाम लगाए, सूरत में बनाए, ठीक है। तो ये वाला एक ऐसी जगह थी ये सूरत, जहाँ ये एक कॉस्मोपॉलिटन जगह थी, यानी कि यहाँ पे हर कास्ट के, हर पंथ के लोग रहते थे। क्यों रहते होंगे, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ इन्हें क्या मिलता है, अपना व्यापार करने के लिए सारी चीज़ें मिलती हैं, व्यापार के लिए अच्छा वो मिलता है, तो सब लोग यहाँ रहते थे। एक इंग्लिश क्रॉनिकल थे ओविंगटन, क्रॉनिकल क्या होता है, जो कि इतिहास को डेट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो ओविंगटन थे, उन्होंने लिखा है कि 1689 के टाइम पे अगर हम बात करें तो आपको आराम से 100 अलग अलग कंट्रीज़ के जहाज़ मिल जाएंगे सूरत पे। जैसे सूरत ऐसे है ना, ये हो गया गुजरात वाला एरिया, तो सूरत आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ जो समुद्र किनारा है, यहाँ वाला जो पोर्ट है, यहाँ पे आपको लगभग 100 अलग अलग कंट्रीज़ के जहाज़ मिल जाएंगे, यानी कि इतना बड़ा व्यापार होता था अलग अलग लोगों से यहाँ पे। एम्पोरियम क्या होता है, एम्पोरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है डाइवर्स चीज़ों का, और उसे खरीदा और बेचा जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आप बात करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी तरह की रिटेलिंग भी होती थी। रिटेलिंग यानी कि जो सीधा ग्राहक खरीद लेता है सामान, और होलसेलर क्या होता है, होलसेलर वो होता है कि फैक्ट्रीज से पहले होलसेलर खरीदता है जो सामान बहुत सारे क्वांटिटी में खरीदता है, फिर रिटेलर खरीदता है, यानी कि जो डायरेक्ट दुकान होती है यहाँ से फिर कंज्यूमर खरीदता है। तो होलसेल में भी और रिटेल में भी दोनों ही सामान यहाँ से जाते थे। कॉटन टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन था, यानी कॉटन का वो जाता था। स्पेशली यहाँ का क्या काम फेमस था, जरी का काम। सूरत का जरी का काम बहुत ही फेमस है, और था भी क्यों, क्योंकि जरी में क्या होता था, गोल्डन लेस से बॉर्डर बनाते थे कपड़े का, गोल्ड की लेस से, यानी कि सोने की लेस से, इतना बारीक काम होता था, ठीक है। और इसका मार्केट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में, जो आपको मैंने मैप में बता दिया, जो यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज थी, ठीक है। एशिया खत्म होता है, वहीं से यूरोप लगना शुरू हो जाता है, और अफ्रीका नीचे है ही, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हर जगह व्यापार था इनका, लोग थे। यहाँ पे कुछ रेस्ट हाउस बनाने लगे थे। क्या रेस्ट हाउस क्यों बनाने लगे, क्योंकि अब बहुत सारे लोग आएंगे तो ऑब्वियसली उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो रेस्ट हाउस बनाने लग गए धीरे धीरे लोग, ठीक है। अब ये जो शहर था वो धीरे धीरे बहुत ही बड़ा शहर, नामी गिरामी शहर बनता जा रहा था। इसके अलावा यहाँ बहुत ही मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स थी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, जिसमें कि बहुत सारे इननमरेबल प्लेजर पार्क थे, यानी कि मज़े करने के लिए बहुत सारी जगह बन गई थी, इंजॉयमेंट के लिए भी। जो काठियावाड़ सेठ आपका नया नाम सुना होगा, और महाजन जो मनी चेंजर्स होते थे, यानी कि जो पैसे बदल देते थे, एक कंट्री की करेंसी कुछ और है, यहाँ की करेंसी कुछ और है, तो पैसे बदले जाते हैं। तो जो मनी चेंजर्स होते थे उनकी ह्यूज बैंकिंग हाउसेस होते थे सूरत में, यानी कि एक तरह से बैंक उस समय के, तो बहुत ही बड़े बड़े बैंक उनके होते थे। और काठियावाड़ आपने नाम क्या सुना होगा, काठियावाड़ी लोग आपने भाकरवाड़ी, हाँ सब टीवी पे एक शो आता है भाकरवाड़ी, तो उसमें काठियावाड़ी आपने शायद नाम सुना हो, ठीक है। तो वहाँ के सेठ भी बहुत फेमस होते थे इस चीज़ के लिए, बहुत अमीर हो गए थे, तो उसकी ही बात ली गई है। इसके अलावा जो सूरत है वो फेमस कहाँ कहाँ था,
कैरियो के इजिप्ट की मार्केट में, बसरा के वो इराक की बसरा में, और बेल्जियम के एंट्रियोप में। बेल्जियम तो आपकी बात हो रही थी इजिप्ट, इराक और बेल्जियम की। इनकी बात क्यों कर रहे थे हम कि यहाँ पे क्या था, सूरत की जो जरी का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा था। तो इजिप्ट का मिलेगा आपको, थोड़ा यहाँ पे एरिया मिलेगा, ठीक है, इजिप्ट का, ठीक है, इराक यहाँ है, ठीक है, और जो जर्मनी का बेल्जियम है और बेल्जियम के अंदर की मार्केट यहाँ है। तो यहाँ की जो मार्केट्स थी ये बहुत ज़्यादा फेमस थी और सूरत के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड करती थी सामान के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, अगेन वही बात, जो चीज़ बढ़नी है वो चीज़ घटनी भी है। तो ये घटा कैसे, जो सूरत था वो झुकना शुरू हो गया, मतलब ख़त्म होना शुरू हो गया 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में। क्यों हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो मार्केट ख़त्म होने लगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी। क्यों, क्योंकि मुगल एम्पायर की जो सत्ता थी वो छूटती जा रही थी। अब देखो, अगर राजा किसी चीज़ को प्रमोट करेगा तभी तो वो चीज़ें प्रमोट होती हैं। अब राजा की सत्ता ही चलेगी तो कोई लोग उसे प्रमोट करने वाले नहीं बचे थे। और समुद्री रास्ते पे भी किसका अधिकार आ चुका था, पुर्तगीज़ का अधिकार हो चुका था। तो वहाँ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता था, ठीक है। और खासकर सूरत को अब कॉम्पिटिशन किससे फेस करना पड़ रहा था, बम्बे से। बॉम्बे कहाँ है, मुंबई आज का। तो मुंबई पे भी कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी ना, मुंबई को उन्होंने अपना पोर्ट बनाया था। तो सूरत को उससे कॉम्पिटिशन रखना पड़ता था। पहले मुंबई में इतना सामान होता ही नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा आना ले जाना ये सब होता ही नहीं था, तो इतना कंपटीशन नहीं था। लेकिन जब कंपटीशन हुआ तो उन्हें क्या हुआ, धीरे धीरे सूरत की जो वैल्यू थी वो कम होती चली गई। 1688 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी, तो उसकी इंपॉर्टेंस कम होती चली गई। तो इस तरह से जो सूरत था वो ख़त्म हुआ। लेकिन बाद में, अब इस टाइम अगर हम प्रेजेंट की बात करें, आज की बात करें, तो सूरत एक बहुत ही अच्छा कमर्शियल सेंटर है, यानी कि व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने अब 2 सिटीज़ की बात कर ली, अब हम एक मसूलीपट्टनम की बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं मैप में ये मसूलीपट्टनम है कहाँ। देखो, अब जो हम बात करें, हम करें मसूलीपट्टनम की, ठीक है। मसूलीपट्टनम कहाँ है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाला एरिया, अब थोड़ा तेलंगाना भी बन गया था वहाँ से, ठीक है। तो क्योंकि अभी देश वो मतलब राज्य टूटे हैं, तो ये देखो मसूलीपट्टनम कहाँ पे है, कृष्णा नदी के पास है, कृष्णा नदी के किनारे है। बाकी आसपास की जगह भी देख लो आप, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, कमलपुरम, सिवीमलाई, जिसका आपने पहले भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तिरुपति, मद्रास, ये ना आपने नाम बहुत जल्दी सुना होगा, मद्रास का महाबलीपुरम, ठीक है। लोग घूमने भी जाते हैं महाबलीपुरम, कांचीपुरम, त्रिवेणीमलाई, तंजावुर, ओरैयार, ठीक है। तो ये सारी जगह आपने देख ली, स्पेशली आपको मसूलीपट्टनम देखना था, ये रहा मसूलीपट्टनम, ठीक है। और ये कृष्णा नदी के पास है। तो इसका मसूलीपट्टनम का नाम क्या होता है, मसूलीपट्टनम कह लो या फिर मच्छीपट्टनम कह दो। इसका मतलब था कि एक टाउन किसका, फिशेज़ का टाउन। यहाँ पे फिशेज़ के साथ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, वो बहुत ज़्यादा क्या था कि बहुत ही प्रॉस्पेरस माना जाता था मछलीपट्टनम, यानी कि टाउन, फिश पोर्ट टाउन, यानी कि वो जहाँ से मछलियों का भी व्यापार सबसे ज़्यादा होता हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, कृष्णा नदी के तट के पास है, बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी का सेंटर था, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ का सेंटर था। लेकिन अगर हम बात करें इसके आगे की बाद में इसमें क्या हुआ, तो इसे डिस्क्राइब किया जाता है मसूलीपट्टनम को विलियम मैथवॉर्ड के द्वारा। विलियम मैथवॉर्ड कौन थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, फैक्टर कहते हैं, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ ऑफिसर काम करते थे, उन्हें फैक्टर कहते थे। तो वो लिखते हैं लगभग 1620 के टाइम पे कि ये वाला जो एरिया था ना, यहाँ पे व्यापार तो होता था लेकिन स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था। जैसे अभी मैंने आपको गोलकुंडा दिखाया, गोलकुंडा यहाँ का चीफ पोर्ट था। वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, उसके एजेंट आए, तो ये छोटा सा जो टाउन था अब वो पॉपुलस हो गया था, यानी कि वो छोटा भले ही था लेकिन अब वो पॉपुलस होता जा रहा था। अनवॉल्ड था, दीवारें नहीं थी, जैसे हम्पी में देखा ना आपने, फोर्टिफाइड था पूरा, तो इसमें दीवारें नहीं थी, इतना कुछ वो नहीं था, बहुत ही बुरी तरह सिचुएटेड था, बहुत ही बुरी हालत थी यहाँ की, ठीक है। तो बुरी हालत थी, लेकिन पहले बुरी हालत थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे शिप के लोड करने की जगह बनता गया। तो फिर यहाँ पे जैसे ही व्यापार बढ़ा तो धीरे धीरे यहाँ पे जो लोग थे, जो व्यापारी थे, वो आए, बसे, डच लोग आए और उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट करवाना शुरू करा। ऑब्वियसली जब लोग आएंगे तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करना चाहते हैं। फैक्टर्स हमने देख लिया, वो ऑफिशियल इंचार्ज होते हैं किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज होती थी उनके जो ऑफिशियल इंचार्ज थे उन्हें हम फैक्टर्स कहते थे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या बात हो रही है, आगे आपको दिखाई दे रहा है कुतुब शाही रूलर्स के बारे में। जो गोलकुंडा के कुतुब शाही रूलर्स थे उन्होंने अपनी मोनोपोली स्थापित कर रखी थी। मोनोपोली यानी कि सब कुछ उन्हीं का ही चलता था, ठीक है। एक ही इकलौते मार्केट में प्लेयर थे ये, जो वो कहते थे वही टैक्स लगता था, वही रेट लगता था, सब कुछ उनका ही था, ठीक है। किसके सेल पे, एक तो कपड़ों की सेल पर, टेक्सटाइल की पे, जो मसाले होते हैं उनकी सेल पे, और काफ़ी सारी और ट्रेडिंग चीज़ों पे उन्होंने सारा कंट्रोल रख रखा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या आया और इंटरवीन कर दिया। अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया बहुत सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स में। किस किस में, एक तो गोलकुंडा के नोबल्स, जो गोलकुंडा के शासन में थे, पहले राजा के अंडर काम करते थे, मज़े में पहले ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। पर्शियन मर्चेंट
मर्चेंट जो आ गए थे, पर्शियन मर्चेंट कौन थे, जो कि यूरोप से आए थे और बाद में यहीं पे बस गए, तो पारसी जो बने, ठीक है, वो पर्शियन मर्चेंट। तेलुगु कोमाती चेट्टीज, यानी कि जो तेलुगु तमिलनाडु और इन सब में रहते थे, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, ठीक है, तो जो तेलुगु भाषी लोग थे उन लोगों में एक जाति थी कोमाटी चेट्टीज, उनसे उन्हें कॉम्पिटिशन करना पड़ा। यूरोप के व्यापारियों से उन्हें कॉम्पिटिशन करना पड़ा। तो जैसे ही कॉम्पिटिशन हुआ तो क्या हुआ, सिटी और भी ज़्यादा पॉपुलस होती गई, यानी कि और समृद्ध होती गई और लोग और भी ज़्यादा आने लगे। अब कंपटीशन से क्यों हुआ, देखो जब भी कंपटीशन होता है तो लोग क्या चाहते हैं, बेटर करें और बेटर करें और बेटर करें और बेटर करें। तो इसलिए क्या हुआ, बेटरमेंट करते करते ये जो जगह थी और ज़्यादा डेवलप होती चली गई। गोलकुंडा के अगर बात करें तो जो मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर ने उस पर कब्जा करने की कोशिश करी। देखो पहले कौन थे, कुतुबशाही रूलर्स थे, लेकिन गोलकुंडा पे किसने आने की कोशिश करी, मुगल लोगों ने। तो उनके जो मुगल के जो गवर्नर थे मीर जुमला, वो आए और वो जो कि एक व्यापारी भी थे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल था वो प्ले करा। और इन्होंने क्या किया कि डच को और इंग्लिश लोगों को आपस में लड़वा दिया। डच कौन थे, जो जर्मनी में रहते थे, इंग्लिश लोग कौन थे, जो ब्रिटेन में रहते थे, जो इंग्लिश बोलते थे। तो इन दोनों ही व्यापारी ग्रुप थे और इन दोनों को ही आपस में लड़वा दिया, ठीक है। और बाद में 1686 में लगभग क्या किया कि जो औरंगजेब थे उन्होंने गोलकुंडा को जीत लिया, ठीक है। औरंगजेब जो मुगल शासक थे उन्होंने गोलकुंडा को क्या कर लिया, जीत लिया। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इसकी वजह से जो यूरोपियन कंपनीज थी अब उन्हें अपने ऑल्टरनेटिव ढूंढने थे, मतलब अब उन्हें कहीं और से व्यापार करना पड़ता। यहाँ तो अब औरंगजेब आ गया था, ठीक है, तो वो अपना अब ज़्यादा नहीं चला पाए, ठीक है। तो कंपनीज अब देखने लगी कि और कुछ ऑल्टरनेटिव्स के लिए। अब नई पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग पता है क्या था, अब ये नहीं था कि अगर उन्हें पोर्ट मिल रहा है, अगर इन्हें पत्तन मिल रहा है व्यापार करने के लिए, ये काफ़ी नहीं है। अब इन्हें क्या चाहिए, इन्हें चाहिए नई कंपनीज़ को कि पॉलिटिकल पावर भी हो इनके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हो, कमर्शियल रूट्स की भी पावर हो, ठीक है। इनकी सत्ता भी यही देखेंगे और कैसे उसे चलाना है, सब कुछ यही सोचने वाले थे, ठीक है। लेकिन फिर कंपनी को ऑल्टरनेटिव रूट लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे तो मुगल आ गए थे। तो कहाँ जाना पड़ा इन्हें, बॉम्बे गए, ये मुंबई आपको पता ही है, कलकत्ता गए, कलकत्ता का है जो आज का कोलकाता है वेस्ट बंगाल में, मद्रास गए जो मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था चेन्नई में, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने आप को डेवलप करना शुरू करा। मसूलीपट्टनम धीरे धीरे अपना जो व्यापारिक चीज़ें थी और जो समृद्धि थी वो खो बैठी इस वजह से, और आज जो है सिर्फ और सिर्फ एक टूटा फूटा कस्बा, टाउन, एक छोटा सा शहर बन के रह चुका है, ठीक है। अब देखो बेसिकली औरंगजेब आया तो था कि वो वहाँ आएगा, वहाँ शासन करेगा। पहले जो फिर व्यापारियों में के बीच का जो कंपटीशन था वो अब खत्म हो गया एक तरह से। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि औरंगजेब आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए था भाई कि हमें पूरा ही शासन दो, पूरा ही शासन हम ही करेंगे। तो यहाँ पे इस वजह से वो छोड़ के जाना पड़ा, और इनके छोड़ के जाते ही क्या हुआ कि इनका डेवलपमेंट रुक गया। अगर हम इसके अलावा बात करें तो न्यू टाउन और ट्रेडर्स की बात करेंगे कि नए शहर और नए व्यापारी। अब ये कौन कौन थे, क्या क्या थे। तो 16-17 सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ किसकी खोज में निकली थी, वो निकली थी मसालों की खोज में और कपड़े की खोज में खासकर। तो यहाँ पे कौन कौन पॉपुलर लोग आए थे, वेस्ट एशिया से काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये चीज़ें कहाँ पॉपुलर थी, यूरोप में पॉपुलर थी और वेस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। तो यही लोग निकल के आए थे। इंग्लिश लोग कहाँ से आएंगे, ब्रिटेन से। डच लोग कहाँ से आएंगे, जर्मनी से। फ्रेंच लोग कहाँ से आएंगे, फ्रांस से, ठीक है। तो ये लोग आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने काम किया और फिर ईस्ट में अपने आप को फैलाने के लिए यहाँ पे आए थे। स्टार्टिंग में क्या हुआ, इन लोगों को कंपटीशन फेस करना पड़ा किस से, जो यहाँ के व्यापारी थे ना, बड़े बड़े व्यापारी, उनसे। कौन कौन से यहाँ के व्यापारी, जैसे मुल्ला अब्दुल गफ्फर, ठीक है, विरजी वोरा, इन लोगों से इन्हें पहले स्टार्टिंग में कंपटीशन फेस करना पड़ा। लेकिन बाद में क्योंकि इन्होंने, इनके पास शिप ज़्यादा नंबर में थे और ताकत ज़्यादा थी, तो यही जीत गए, ऑब्वियसली यही जीतते। अगर हम यूरोपियन कंपनी की बात करें तो इनके पास अपनी नौसेना भी थी, इस पावर के बदले भी इन्होंने क्या करा, समुद्र वाले रास्ते पर अपना शासन जमा लिया, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो इंग्लिश थी वो इमर्ज हुई एक सक्सेसफुल कॉमर्शियल और पॉलिटिकल पावर के साथ, यानी कि कॉमर्शियल यानी कि पैसे भी कमाते थे और राजनीति यानी कि सत्ता भी हमारी हड़प रखी थी। तो धीरे धीरे ये हुआ। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, धीरे धीरे जो डिमांड है, द स्पर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेड टू अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग वीविंग, यानी कि जैसे ही टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ती गई, कपड़े की डिमांड बढ़ती गई, तो स्पिन करना यानी कि उसे जो सूत है, जो आपका कपड़ा है, वो मतलब जो धागा है, जो पौधा निकला है उससे धागा बनाना, वीविंग करना, बुनाई करना, ब्लीचिंग करना, उसके ऊपर डाइंग करना, कलर करना मतलब, और उसके बाद पैटर्न बनाना उसके ऊपर। तो ये सारे बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गए, और जैसे जैसे डिमांड में आते गए, धीरे धीरे जो इंडियन डिज़ाइन था वो बहुत ज़्यादा रिफाइन होता गया, यानी कि और छनता गया और निखरता गया। लेकिन However, this period also saw the decline of the independence of craft person। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो क्राफ्ट पर्सन की स्वतंत्रता थी वो छिनती जा रही थी। अब स्वतंत्रता कैसे छिनती जा रही थी, अब देखो, अब पहले तो वो काम करते थे, जो उनका मन कर रहा है वो काम कर रहे हैं, कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है, जो पैटर्न बनाना है बनाओ, जहाँ बेचना है बेचो, बेस्ट प्राइस पे बेचो। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने एक सिस्टम ऑफ एडवांसेस लाया। सिस्टम ऑफ एडवांसेस क्या था, सिस्टम ऑफ एडवांसेस कहता था कि हम तुम्हें एडवांस देंगे, यानी कि जो व्यापारी थे यूरोप के, वो मर्चेंट्स को, जो छोटे छोटे वीवर्स थे, बुनाई
कर्मचारी थे उन्हें पैसे देते थे, ठीक है, और ये फिक्स करवा लेते थे कि तुम्हें इस पैसे से बनाना भी वही डिज़ाइन है जो हम कहेंगे और बेचना भी हमें ही है। तो इस एडवांसेस के चक्कर में उन्होंने पूरी जो इनकी फ्रीडम थी वो लूट ली इनसे, ठीक है। ये एडवांसेस आए, उनकी फ्रीडम चली गई। तो अब इन्हें प्रॉमिस करना पड़ता था यूरोपियन एजेंट से कि हाँ भाई अपना कपड़ा बुन के हम तुम्हें ही देंगे, उसी डिज़ाइन का देंगे जो कि वो लोग कहेंगे, उनके पैटर्न का। कुछ नया नहीं बना रहे थे, उसी सप्लाई कर रहे थे जो वो लोग मांग रहे थे, ठीक है। तो धीरे धीरे जो उनका क्या था पैटर्न था वो सब कुछ ख़त्म होता चला गया, जो उनकी यूनिकनेस थी वो ख़त्म होती चली गई। अगर आप 18वीं सेंचुरी की बात करोगे तो जब बम्बई, कोलकाता और मद्रास धीरे धीरे बढ़ रहे थे, नोबल सिटीज़ बन रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस आए। अब बहुत सारे चेंजेस में से एक चीज़ क्या था, ब्लैक टाउन्स का बनना। अब देखो भारत के लोग कैसे होते हैं, थोड़े सांवले व्हिटिश कलर के होते हैं, यानी कि व्हीट गेहूं हुए रंग के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्रिटेन के लोग आए वो प्योर वाइट होते हैं, ठीक है। तो वो हम लोगों को क्या कहते थे, ब्लैक कहते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इन जगहों पे, कहाँ पे, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में एक टाउन बना दिया, वाइट टाउन और ब्लैक टाउन करके। तो ब्लैक टाउन कहाँ था, जहाँ पे मजबूर कर दिया वीवर्स को रहने के लिए कि जितने भी वीवर्स हैं, क्राफ्ट पर्सन हैं, जो शिल्पकार हैं, वो यहीं रहेंगे। क्यों रहेंगे कि वो एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो फिर हम वो गवर्न अच्छे से कर सकते हैं और वाइट लोगों से दूर भी रहेंगे। तो ब्लैक टाउन में किन्हें भेज दिया गया, ब्लैक लोगों को भेज दिया गया, जो कि आसपास के व्यापारी थे, नेटिव ट्रेडर्स जो थे, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन थे, उन्हें फिक्स कर दिया कि तुम यहीं रहोगे। और खुद वाइट रूलर्स कहाँ रहते थे, जितनी भी बड़ी बड़ी सुपीरियर रेजिडेंसीज थी, यानी कि जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, अलग ही बनाए हुए सरकारी चीज़ थी, जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम। तो ऐसे ऐसे किलों में ये खुद रहते थे और लोगों को कहाँ फिक्स कर दिया, ब्लैक टाउन में, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी है कि ब्लैक टाउन में कौन लोग रहते, तो आप बता दोगे। ये बॉम्बे का एक स्ट्रीट का क्या है, नज़ारा है, जो मतलब जो कि बॉम्बे में है। इसके अलावा देखो वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। तो देखो वास्को डी गामा कौन थे, जो सबसे पहले भारत आए थे स्पेशली, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यूरोप में हमें पता है 15वीं सेंचुरी के अराउंड ये था कि उन्हें एक्सप्लोर करना था समुद्र को, रूट को, और उन्हें भारत जैसे सब कॉन्टिनेंट में पहुँचना था अदर चीज़ों के लिए, जैसे मसाले खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए। तो वो चाहते थे कि किस तरह से वो यहाँ पर भारत में पहुँच सकें। तो अब देखो वास्को डी गामा कौन थे, वास्को डी गामा थे जो एक पुर्तगीज सेलर थे, यानी कि जो पुर्तगाल के थे, लेकिन वो निकले कहाँ से, अफ्रीका के एक समुद्र के किनारे से निकले, इस होप में कि वो क्रॉस करके कहाँ पहुँचेंगे, इंडियन ओशन में पहुँच जाएंगे, ठीक है। इंडियन ओशन को क्रॉस करके फिर कहाँ आ जाएंगे, इंडिया में आ जाएंगे। लेकिन इन्हें लगभग 1 साल से ज़्यादा लग गया। तो ये 1498 में कैलीकट पर पहुँचे। जब ये कैलीकट पहुँचे तो इनके 170 आदमियों में से सिर्फ 54 जिंदा थे और 4 शिपों में से सिर्फ 2 ही शिप पहुँच पाए, बाकी जो 2 थे वो डूब गए, रास्ते में ख़त्म हो गए। इन्होंने जो रास्ता खोजा वो बहुत ही प्रॉफिटेबल निकला, इनकी बहुत ही अच्छा रास्ता निकला। फिर इनके रास्ते के पीछे ही कौन लोग आए, बाकी इंग्लिश लोग, डच लोग और फ्रेंच लोग आए, यानी कि पुर्तगाली लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया। उसके बाद जो इंग्लैंड के लोग थे, जो ब्रिटिश लोग थे, इंग्लैंड और ब्रिटिश दोनों पास पास ही हैं और पहले एक ही थे और इनका डिस्प्यूट रहता है कि एक है नहीं है, तो ये ब्रिटेन का ही एक कॉम्बिनेशन होता है। तो जब भी इंग्लैंड की बात करी जाए तो हिस्ट्री में आप ब्रिटेन से ले सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश लोग आए, फिर वहाँ से डच आए, डच जर्मनी में, फ्रेंच सेलर का आए फ्रांस से, सब लोग यहाँ आए व्यापार के लिए। इसके अलावा आगे देखते हैं, एक आए थे क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस आपने नाम सुना है, अगर नहीं सुना है तो चलो देखते हैं। फोटो तो वास्को डी गामा की थी। देखो क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे इंटरेस्टिंग आदमी लगते हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने गलती से खोज कर दी। गलती से किसकी खोज कर दी, अमेरिका की। अब देखो इन्होंने ये सोचा कि सब अपने रास्ता ढूंढने में निकले थे, नया नया रास्ता खोजेंगे, ठीक है। तो इन्होंने सोचा, इस असम्पशन पे ये निकले कि भाई पृथ्वी अगर गोल है, ठीक है, अगर पृथ्वी गोल है तो हम यहाँ से अफ्रीका से गए इंडिया में ईस्ट की तरफ, ये तो ईस्ट वाली डायरेक्शन है। अब ये कहते हैं मैं वेस्ट की तरफ जाऊँगा, यानी कि मैं ऐसे घूम के जाऊँगा। सोचा तो इन्होंने ऐसा था कि मैं ऐसे घूम के जाऊँगा, लेकिन जब ये ऐसे घूम के जा रहे थे तो बीच में क्या हुआ, बीच में ये हुआ कि जब ये यहाँ से निकले इधर की तरफ तो इन्हें क्या मिल गया, अमेरिका। अमेरिका तब तक दुनिया को नहीं पता था अमेरिका क्या है क्या नहीं है, तो इन्हें जो जगह मिली उन्होंने उसका नाम दे दिया वेस्ट इंडीज़। गलती से ये कन्फ्यूजन में नाम दिया गया है। कन्फ्यूजन में कैसे, इन्हें लगा कि ये इंडिया है तो इन्होंने वेस्ट से निकले थे इसलिए, तो इन्होंने यहाँ के लोगों को कह दिया वेस्ट इंडीज़। 1492 में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को खोजा। फिर वेस्ट इंडीज़ यानी कि वो जो साउथ अफ्रीका, वो साउथ अमेरिका वाला है। फिर नॉर्थ अमेरिका खोजा गया, तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का लार्ज पार्ट इन्होंने खोजा। फिर उसके बाद वहाँ पर सेटलमेंट वगैरह शुरू हुई। अब जो यूरोप के लोग थे, अब देखो वहाँ के जो लोग थे ना, अमेरिका के लोग पहले आदिवासी थे। अब थोड़ा सा आपको आगे बताती हूँ। तो यूरोप के जो लोग थे, जब उन्होंने देखा कि यहाँ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, तो फिर यहाँ के लोग जो यहाँ के गरीब थे ना, वो लोग यहाँ गए कि यहाँ पे रिसोर्सेज फ्री में मिलेंगे। यहाँ के लोगों को इतना पता ही नहीं था कि भाई सोना इतना महंगा होता है, ये इतना महंगा होता है। तो ये ना बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अपने सोने वगैरह की चीज़ें और खासकर अपनी फसलें, सारी चीज़ें कांच के टुकड़ों पे बेच देते थे। उन्हें लगता था कांच के टुकड़ों की चमक नहीं इतनी अट्रैक्टिव लगती थी, ठीक है। तो चलो ये बात की बात है, आप पढ़ोगे इसे 12th में, ठीक है।
तो साउथ अमेरिका वगैरह किसने ढूंढा? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कैसे ढूंढा? कन्फ्यूजन में ढूंढा कि इंडिया की कन्फ्यूजन में कि चलो इंडिया चलते हैं, ठीक है, तो बाई चांस ढूंढ गया। चलो अब हम कीवर्ड्स को देख लेते हैं, बहुत ही स्पेशल कीवर्ड्स हैं। तो आपको टेम्पल टाउन पता ही है, यानी कि मंदिर से, जब मंदिर के आसपास क्या होता है, धीरे धीरे शहर बनने लग जाता है, लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, पुजारी आते हैं, ठीक है, भक्त आते हैं, तो इन सब के लिए क्या होता है, खाने पीने की चीज़ें बनती है, धर्मशालाएं बनती है, तो इससे व्यापार बढ़ता है और टेम्पल टाउन जनरेट हो जाता है। अर्बनाइजेशन, किसी भी गाँव वाले इलाके का शहरीकरण होना, शहर बनना, उनमें भीड़ भाड़ का आना, व्यापार बढ़ना, ये सारी चीज़ें। विश्वकर्मा क्या होता है? विश्वकर्मा एक जाति थी जो कि ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ठीक है, जो भी लोहार, जो ब्रोंज का काम करते थे, उन लोगों को कहते थे, ठीक है। और एम्पोरियम क्या होता है? वो इलाका होता है जहाँ पे बहुत ही बड़े ह्यूज मात्रा में प्रोडक्शन हो, सेल हो, आए जाए चीज़ें, उसे एम्पोरियम कहते हैं। ब्लैक टाउन आपको पता ही है कि बाद में क्या हुआ, ईस्ट एशिया के वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उन लोगों ने क्या किया कि जो अपनी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे था, वहाँ पे जो टाउन था, शहर था, उन्हें 2 भागों में बांट दिया। जो ब्लैक टाउन था, वहाँ पे सिर्फ ब्लैक लोग यानी कि इंडियन लोग रहते थे, जो स्पेशली काम करते थे उनके लिए, ठीक है, वो ब्लैक टाउन था। राजराजेश्वर मंदिर कब बनाया गया? 1010 AD में बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा अजमेर कहाँ से एसोसिएटेड है, किस सूफी संत से? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है शायद। हम्पी कहाँ की कैपिटल है, किस एम्पायर की? विजयनगर की, हमें पता ही है। जो डच इस्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ हुआ था? मसूलीपट्टनम में हुआ था, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए आपके क्वेश्चन आंसर की। अगर हम बात करें तो अगर आपसे वो पूछ रहा है कि राजराजेश्वर मंदिर किसने बनाया, वो आपको क्या आपको पता है? हाँ भाई हमें पता है, ट्रू। क्यों पता है? क्योंकि उसने इंस्क्रिप्शन पे अपना नाम लिखवाया गया था। फिर वो पूछ रहे हैं कि जो मर्चेंट लोग थे वो कारावैन की जगह अकेले जाना पसंद करते थे। जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें बड़े बड़े रास्ते कवर करने हैं, तो वो अकेले क्यों जाएंगे, मरना थोड़ी है, तो इसलिए ग्रुप में जाते थे। जो काबुल लोग थे वो एलिफेंट के लिए फेमस था, काबुल का इलाका एलिफेंट के व्यापार के लिए। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा ही है कि नहीं, घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस था। अगर आप देखोगे सूरत तो बे ऑफ बंगाल में गिरता है। जी नहीं। जब आप मैप देखोगे तो सूरत यहाँ है और यहाँ पे क्या है, अरेबिक सागर है, यानी कि अरब सागर है, अरेबिक सी है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल कहाँ पे, जब आप ऐसे देखोगे तो यहाँ बे ऑफ बंगाल है और यहाँ अरेबिक सी है और यहाँ सूरत है, तो ये अरेबिक सी में गिरता है, ना कि बे ऑफ बंगाल में, तो ये भी गलत है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, आपके ट्रू फॉल्स हो गए। क्वेश्चन आंसर्स में क्या पूछा गया है कि थंजावुर में पानी का सप्लाई कैसा था? देखो थंजावुर में क्या थे, टैंक्स थे, वेल्स थी, ठीक है। ब्लैक टाउन में कौन लोग रहते थे? जो इंडियन लोग थे, नेटिव व्यापारी थे, या फिर जो काम करते थे, इनके जो वीवर्स वगैरह थे वो लोग, ठीक है। टाउन कैसे, टेम्पल के आसपास टाउन कैसे बनते हैं? ऑब्वियसली जब मंदिर बनता है तो एक तो उन्हें बनाने वाले होते हैं, ब्लैक स्मिथ लगेगा, गोल्ड स्मिथ लगेगा, यानी कि लोहार, सुनार, ये सब चीज़ें होंगी, मूर्ति बनाने वाले लगेगा, फिर पुजारी आएंगे, पुजारी के खाने पीने की वो होना चाहिए, ठीक है। पुजारी के साथ भक्त आएंगे, भक्तों के साथ कुछ व्यापारी आएंगे कुछ काम करने के लिए, तो इस तरह से शहर बसता चला जाता है। इसके अलावा जो क्राफ्ट पर्सन्स थे वो क्यों इंपॉर्टेंट होते थे टेम्पल्स के बनाने में और बिल्डिंग में? देखो जो क्राफ्ट पर्सन होते थे वही क्या करते थे, एक तो मूर्तियां बनाएंगे, फिर उनके गहने वगैरह बनाएंगे, ये सारी चीज़ें काम कौन करते थे? क्राफ्ट पर्सन करते थे। कुछ क्राफ्ट पर्सन ऐसे भी थे जो डोनेट कर देते थे पैसे, किसके लिए? मंदिर के लिए, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट होते थे। इसके अलावा जब वाई डिड पीपल डिस्टेंट, मतलब जो दूर दूर से आने वाले लोग थे वो सूरत में ही क्यों आते थे? क्योंकि सूरत बहुत अच्छा व्यापारिक इलाका था, व्यापार अच्छा होता था वहाँ पे, तो लोगों को लगता था कि जॉब वगैरह और कमाई अच्छे से हो सकती है। इसके अलावा देखो जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था शहर में, कलकत्ता जैसे शहरों में और थंजावुर जैसे शहरों में क्यों अलग था? तो देखो जो थंजावुर वाले इलाका है वहाँ पे लोग इंडिपेंडेंट थे, यानी कि जो उनका मन कर रहा है वो बनाते थे, कभी कभी फ्लैग भी बना देते थे मंदिर के लिए, और चीज़ें बनाते थे। लेकिन जो कलकत्ता वाला इलाका है, कलकत्ता के जो वो थे बनाने वाले थे वो फ्री नहीं थे, उन्हें वही बनाना पड़ता था जो ब्रिटिश लोग कहते थे, क्योंकि उनका सिस्टम ऑफ एडवांस चल गया था। तो यही आपका क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस है? आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। चलिए अब आगे बस डिस्कस करना है और लेट्स डू है, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ जो हमारी ये सीरीज़ है वो चलती रहेगी हमेशा। आप आई बटन पे जाके जो पार्ट 1 है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 अगर आप नहीं देखते तो पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। टिल देन बाय बाय।